गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट एंड फाइनल वीडियो। मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कंप्लीट करवा दिया था मेरी तरफ से, बट उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट जब आप मॉड्यूल को रीड करोगे या कोई एनसीईआरटी रीड करोगे तो कुछ स्पेशल पॉइंट है जो कुछ रह गए थे, उनका डिस्कशन मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो टॉपिक अपने डिस्कशन किया था कि एंथर पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोर्स का या पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, तो इसने टॉपिक दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर थी एंड्रोशियम के अंदर, स्टेमेन की जो स्ट्रक्चर थी, स्टेमेन में आप लोगों ने कहा था कि सर ये जो पार्ट है ये आपके एंथर पार्ट है, जैसे इधर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस टाइप से एंथर पार्ट है। तो इस एंथर पार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी सबसे पहले जब फ्लावर डेवलप होगा तो फ्लावर में ये एंथर पार्ट किस टाइप से डेवलप होगा, उससे रिलेटेड इसने कुछ बातें जो है वो अपने को बता रखी है। तो रीड करके देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है इसने। द एंथर अपीयर्स एज आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इन द इनिशियल स्टेज विच शो स्फेरिकल और ओवल शेप्ड। यानी एंथर जो है वो इनिशियली अपने को स्फेरिकल और ओवल शेप में मिलने वाला है और जस्ट एक आउटग्रोथ का काम, आउटग्रोथ की तरह से ये डेवलप होगा। आगे लिखा हुआ है एट दिस स्टेज इट इज ए मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल का मास है। अब आप लोगों को ये पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती है, ऐसी सेल्स जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी, यानी इस एरिया में आप लोगों को डिवाइडिंग सेल ही मिलने वाली है, which is surrounded by a single layer thick single cell thick outer layer। यानी इसके बाहर की तरफ ये कह रहा है कि एक सिंगल थिक लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ये इस टाइप से एक लेयर होती है। दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, और इसी लेयर को आप लोग क्या नेम देते हैं, एपिडर्मिस नेम दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड इन मिडल रीजन, और इसके जस्ट बीच वाले एरिया में वेस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। साइमल्टेनियसली ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इन वर्टिकल रोज ऑफ हाइपोडर्मिस रीजन एट द फोर कॉर्नर्स बिकम्स लार्ज, दी सेल्स आर कॉल्ड एज आर्चिस्पोरियल सेल्स। अब देखें इसमें मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली इसका डायग्राम शो करना चाह रहा हूं। इसमें देखें आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें बेटा। देखो इसने कहा कि सबसे पहले तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स था, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स में सबसे बाहर की ये जो लेयर थी इसको आप लोगों ने नेम दे दिया एपिडर्मिस, जैसे इधर लिखा हुआ भी नेम है आउटर लेयर का। इसमें ये कह रहा है कि अंदर जो कॉम्पैक्ट मास था उस कॉम्पैक्ट मास में सेंटर में तो आप लोगों ने कहा कि जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल रोज जो ये है आपके, इन हॉरिजॉन्टल रोज जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली साइड में इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे जो फोर एज इसके जो है उन एजेस पे किसका डेवलपमेंट, जैसे यहाँ ये आप लोगों को दिख रहा होगा डॉटेड, ये डॉटेड दिख रही होगी, ये डॉटेड दिख रही होगी, ये डॉटेड दिख रही होगी। तो ये फोर डॉटेड सेल्स जो है बनती है, और ये सिंगल सेल है जिनको बोलते हैं आप लोग आर्चिस्पोरियल सेल्स। आगे देखें क्या लिखा हुआ है थ्योरी के अकॉर्डिंग, और डायग्राम दोनों की बात कर रहे हैं। आर्चिस्पोरियल सेल बोल रहे हैं इनको। आगे इसने लिखा हुआ आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली टू फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। यानी ये आर्चिस्पोरियल सेल जो है वो आप लोगों के प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की फॉर्मेशन कर रही है। तो देखो आप लोगों को डायग्रामेटिकली ये जो सिंगल सेल्स थी, ये जो किनारे पे थी, जिनको आप लोगों ने आर्चिस्पोरियल सेल्स बोला था, इन्हीं सेल्स ने डिवाइड होकर किसकी फॉर्मेशन कर ली, एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स की फॉर्मेशन कर ली और अंदर की साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बना ली। अब जो इधर हो रहा है वही सेम सिस्टम यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, और अंदर की तरफ आप लोगों को प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड या प्रोकैम्बियम बनेगी, और प्रोकैम्बियम का मतलब इससे वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम एंड फ्लोएम जो है उसका डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये एक टाइप से इसने अपने को कहीं भी पोलन ग्रेन का
या स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं बताया। ये बेटा अभी इनिशियली चल रहा है अपने कि एंथर कैसे बनेगा, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि सर इसमें एपिडर्मिस होती है, इसमें एंडोथीसियम होती है, इसमें मिडल लेयर्स होती है, इसके अंदर आप लोगों के टेपिटल लेयर्स होती है, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एपिडर्मिस तो ऑलरेडी थी। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली साइड में जो आर्चिस्पोरियल सेल्स थी, उस आर्चिस्पोरियल सेल ने प्राइमरी पेराइटल सेल्स की फॉर्मेशन की और साथ में प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू था, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी, ये फर्दर धीरे धीरे किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये तो डेवलप हो जाएगी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने वाला जो टिश्यू था उस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो है, इन्हीं से अपने को पता है किसकी फॉर्मेशन होगी, एंडोथीसियम की फॉर्मेशन होगी, मिडल लेयर की फॉर्मेशन होगी, और इवन टेपेटम जो है उसकी फॉर्मेशन भी कौन करेगी आप लोगों के, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स करेगी। देखो आगे लिखा हुआ है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स अंडरगोज फर्दर पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म सीरीज ऑफ 3 to 5 लेयर मेकिंग ऑफ वॉल ऑफ एंथर, और जिनमें से क्या बनाएगी, एंडोथीसियम बनाएगी, मिडल लेयर बनाएगी और टेपेटम बनाएगी। यही बात अपने यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। कुछ बच्चों के ये पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है वो आई थिंक समझ में आ गए होंगे, नहीं तो आप 11th क्लास के पॉइंट को दोबारा से कंसिडर करें एक बार। मान लो ये इस टाइप से कोई सेल है अपने पास, इस सेल में आप लोग कोई ऐसा कट लगाते हैं, ऐसा डिवीजन करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग एंटीक्लाइनल बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ट्रांसफर सेक्शन बोल सकते हैं। और यदि ऐसा डिवीजन होता है पेरिफेरी के सिमिलर पैरेलल, तो उसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल। चलो, द प्राइमरी स्पोरोजिनस cells divide by mitotic division to form sporogenous cells or sporogenous tissue, and later sporogenous cells differentiate into microspore mother cell। और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू में, और इनसे क्या बन जाएगी फर्दर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जानी है। आगे इसने लिखा हुआ है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, अदरवाइज आपके सबके पास मॉड्यूल है उसमें से एक बार रीड करना। आगे इसमें दे रखा है बेटा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी वो डिवीजन करेगी, या स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स थी डिवाइड बाय 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगी बाय मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को आप लोग क्या नेम दे रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नेम दे रहे हैं। ये अपने डिस्कशन पहले कर भी लिया था। आगे एक छोटा सा टॉपिक इसमें देखने वाला ये है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड तो जो है वो डाइकोट के अंदर जनरली ऐसा बनता है। इसके अलावा आइसोबाइलेटरल यानी 4 माइक्रोस्पोर सामने दिख रहे हैं, वो आप लोगों को ऐसे मोनोकोट्स में मिलेगा। इसके अलावा डेक्यूसेट टाइप के इसके अंदर टी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो जनरली अपने को मिलती है डेक्यूसेट के अंदर, सॉरी डेक्यूसेट में नहीं, डेक्यूसेट में 2 तो ये दिख रहे हैं, 1 जो है वो इसके जस्ट पीछे वाली साइड में है, और टी शेप्ड के अंदर आप लोगों को 2 अप साइड में यानी इस टाइप से, और 1 और 2 इस साइड में मिलेंगे। तो इस टाइप से ये टी शेप में मिलता है आप लोगों को, और ये लीनियर फॉर्म में सारे के सारे मिलते हैं। तो इनकी डिफरेंट शेप जो है वो अलग अलग प्लांट फैमिली के अंदर अलग अलग है, बट मोस्टली आप लोगों को टेट्राहेड्रल या फिर आप लोग बात करें माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उसी की बात करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बेटा इसी माइक्रोस्पोर टेट्राड वाली बात करें या पोलन ग्रेन से रिलेटेड बात करें, तो आपके एक स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर दे रखी है सिलेबस में, इसने आप लोगों को याद आ रही होगी, मैंने 11th क्लास में भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करवाई थी। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता है, ये अपने एक फैमिली थी प्लांट्स की इस एंजियोस्पर्म में, जिसका नेम था एक्सेल्पिडिएसी फैमिली। देखो यहाँ लिखा हुआ है इसने ट्रांसलेटर अपरेटस एक्सेल्पिडिएसी फैमिली, जिसमें कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आर्क जो है उसकी बात कर रहे थे, और आर्किडेसी फैमिली जो है उसके अंदर भी ऐसी ही कंडीशन मिलती है। द पोलन ग्रेन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बैग लाइक पोलेनियम, यानी ये पोलन ग्रेन सारे के सारे आपस में ज्वाइंट होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठे हो जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या बोलते हैं, पोलेनियम बोलते हैं। पोलेनियम ऑफ कैलोट्रोपिस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रांसलोकेटर अपरेटस। अब इसमें जो ट्रांसलोकेटर अपरेटस जो होता है, यानी ट्रांसफर करने वाला जो अपरेटस है, मींस ये जो ट्रांसलोकेटर अपरेटस होगा, अपरेटस जो होगा
उसके साथ पोलिनियम जो है वो जुड़ा होता है, ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। तो आप लोगों से डायरेक्टली ये मिलता है कि पोलिनियम जो है वो किस फैमिली का यूनिक फीचर है, एक्सेल्पिडेसी या आर्किडेसी फैमिली का है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद इसने इसी पोलन ग्रेन से रिलेटेड एक टॉपिक लिख रखा है, एरो एलर्जेंस, यानी पोलन ग्रेन से रिलेटेड जो एलर्जी होती है, जिसको पोलन एलर्जी भी आप लोग पोलन एलर्जी भी नेम दे सकते हैं। पोलन एलर्जी वाला टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी इसमें से जनरली पूछा जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स की वजह से, ये पोलन ग्रेन आप लोगों को पता है कि एनिमोफिली में भी पर्टिकुलर वो एनिमोफिली जिसमें ई आ रहा था, यानी एयर्स के थ्रू जब पोलिनेशन हो रहा था, तो आप लोगों ने कहा था कि पोलन ग्रेन जो है वो ड्राई होते हैं और एयर्स के थ्रू इधर उधर ट्रांसफर होते हैं। तो वो जो एयर के अंदर पोलन ग्रेन होंगे लाइट वेट ड्राई होने की वजह से और हवा में रहेंगे, और हवा में रहने की वजह से कुछ लोग जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन उनकी बॉडी में जाएगा उनमें एलर्जी कॉज करेगा, और उसी एलर्जी को आप लोग नेम दे रहे हैं पोलन एलर्जी। तो देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द एयर कॉज एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिकेशंस, यानी जो ब्रोंकियल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आप लोगों के इस टाइप की स्वेलिंग कॉज करेंगे कि जिससे आप लोगों को स्नीजिंग है या फिर अदर करेक्टर जो है इस एलर्जी के वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉल्ड एज एरो एलर्जेंस। यानी इन पोलन ग्रेन्स को आप क्योंकि एलर्जी कॉज कर रहे हैं तो एलर्जेंस बोल सकते हैं, तो एरो एलर्जन बोलेंगे। जैसे चिनोपोडियम होता है बथुआ जो अपने सरसों के साग में डालते हैं, पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, सोरगम वल्गेर आप लोगों को याद हो, अमरेंथस जो है, इनसे हे फीवर इज कॉज्ड बाय द पोलन ऑफ एम्ब्रोसिया से जो फीवर कॉज होता है एलर्जी की वजह से उसको नेम देते हैं हे फीवर। इन सम पीपल एलर्जिक पोलेंस कॉज क्रोनिक रेस्पिरेटरी, यानी थोड़ी डेंजरस टाइप की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इनमें कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ये आगे इसने लिखा है पार्थेनियम दैट कम्स इनटू इंडिया एज contaminant with import wheat as has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। यानी पार्थेनियम भी मैंने आप लोगों को याद आ रहा होगा, कहीं एक पॉइंट बताया था टेरर ऑफ बंगाल में आइकोर्निया का, तो ये फॉरेन से लाया गया था। सेम इसी टाइप से जब भारत ने, इंडिया ने वीट इंपोर्ट किया तो उसके साथ में पार्थेनियम जो है वो एज ए कंटामिनेंट, मतलब इस पार्थेनियम के सीड भी उस वीट के साथ आ गए, और आने की वजह से ये जो वीट प्लांट है या जो वीट की क्रॉप है उनके साथ में ये ग्रो करता है पार्थेनियम। ठीक है, तो पोलन एलर्जी के बाद में सेकेंड इसी में लिखा हुआ है पोलन एनर्जी, यानी पहले तो एलर्जी थी अब एनर्जी, यानी बेनिफिशियल है ये अपने लिए। तो पोलन टैबलेट्स और सिरप, जनरली क्या होता है कि पोलन ग्रेन अपने को पता है कि पोलन ग्रेन में एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी की वजह से इन पोलन ग्रेन्स को कुछ स्पेशल प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है उन पोलन ग्रेन्स के प्लांट्स पोलन एलर्जी को जनरली जो एथलीट्स है और रेस हॉर्स जो है उनको ये दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे, और इंस्टेंट एनर्जी की वजह से वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक रेस में चल सकते हैं। तो ये सिरप या टेबलेट की फॉर्म में ये जो है पोलन ग्रेन्स की टेबलेट या सिरप जो है वो अपने को मार्केट में मिल रही है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, इनको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horse, यानी एथलीट और रेस हॉर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पोलन एलर्जी या पोलन ग्रेन्स की सिरप एंड टेबलेट जो है उनको यूज़ कर रहे हैं। इस टाइप के डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में भी मिलेंगे, बी पोलन के नेम से और पोलन प्रोडक्ट के नेम से, इस टाइप से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसके बाद इसने दे रखा है
वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन कितने टाइम तक जीवित रहते हैं, कितने टाइम तक वो लाइव फॉर्म में रहते हैं। तो ये कह रहा है वाइबिलिटी विद इन सम सीरियल्स सच है, जैसे राइस है और वीट है, पोलन ग्रेन्स लॉस वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट, यानी यहाँ तो पोलन ग्रेन 30 मिनट के अंदर अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑफ देयर रिलीज। एंड इन सम मेंबर्स, जैसे रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है एंड सोलोनेसी फैमिली जो है, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ, यानी इनके अंदर महीनों तक ही वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन्स वाइबल इज हाईली वेरिएबल, यानी सीधी सी बात है कि 30 मिनट से लेकर कुछ महीनों तक है, तो इसका मतलब इनकी वाइबिलिटी का टाइम जो है उसकी रेंज ज़्यादा है। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि सर 30 मिनट टू मान लो 10 मंथ ही रहते हैं, तो यहाँ इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड टू सम एक्सटेंड डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, यानी ये कह रहा है कि ये तो इसकी नॉर्मल वाइबिलिटी है नेचुरली, बट आप लोग इसी को एक्सटेंड करना चाहें, मतलब आप 10 मंथ की जगह आप सोच रहे हो कि हम इसको 10 ईयर तक मतलब लाइव फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, लिक्विड नाइट्रोजन जो है, उस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री पे स्टोर कर लेते हैं इनको। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में अपने एनिमल्स से रिलेटेड जो सीमेन होता है, आर्टिफिशियल सीमेन जो होता है उसको आर्टिफिशियली स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। आपने वेटनरी डॉक्टर को देखा होगा, उसने वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसके पास एक केन के अंदर, और उसके अंदर वो इंजेक्शन जो है, यानी जो सीमेन होता है, स्टोर्ड सीमेन जो है वो उसमें रखता है। तो आप उसी टाइप से पोलन ग्रेन्स को भी, इनकी भी वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनको भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं, और वही लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री पे इनको स्टोर कर सकते हैं। और ये जो स्टोरेज होता है इसी को जनरली बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब जुड़ा हुआ नंबर नेम है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें बेटा। इसके बाद अपने जो मेरे को लग रहा है कि एक टॉपिक दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी जिस टाइप से आप लोगों ने कहा था कि सर एंथर का डेवलपमेंट जो है, उस एंथर का डेवलपमेंट जो आपके स्टेमन पार्ट में था, उसी टाइप से ये कह रहा है कि जो ओव्यूल पार्ट है उस ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप लोगों ने एंथर वाले में तो कहा था कि सर उसके अंदर सबसे पहले आउटर लेयर तो होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे जस्ट वन सिंगल सेल जो है कॉर्नर पे डेवलप हो रही थी, और ये सिंगल सेल जो है वही फर्दर आप लोगों के जो मेम्ब्रेन्स, यानी जो आपके एंडोथीसियम थी, मिडल लेयर थी, या फिर टेपेटम थी, उनकी फॉर्मेशन कर रही थी। और उसी सिंगल सेल से आप लोगों ने कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी। तो सेम इसी टाइप से ये कह रहा है कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। आप लोगों ने इस डेवलपमेंट को, जिसमें सिंगल सेल से डेवलपमेंट होती है, उसको बोलते हैं आर्ची स्पोरेंजिएट टाइप। कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ आर्ची स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, यानी जब डेवलपमेंट किससे हो, बाय सिंगल सेल, सिंगल सेल से डेवलपमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, आर्चिस्पोरेंजिएट। और यदि मोर देन वन सेल से, या यूं बोल दें कि ग्रुप ऑफ सेल से डेवलपमेंट हो, तो ग्रुप ऑफ सेल से हो तो उसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, या यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। कब, ये ग्रुप में हो तो।
ग्रुप में हो तो यू स्पोरेंजिएट, यानी मैं यूँ कहता यहाँ 3 to 4 सेल्स का ग्रुप था और ये ग्रुप फर्दर किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, टिश्यू की फॉर्मेशन कर रहा था, तो उसको आप बोलते ग्रुप। और सिंगल सेल से डेवलपमेंट हो तो उसको बोलते हैं आप लोग आर्चिस्पोरेंजिएट टाइप का। तो एक बार देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस न्यूसेलस develop from the placenta in the form of small rounded outgrowth like structure. At this stage all the cells of nucellus are undifferentiated homogeneous and meristematic, यानी जो सबसे पहले न्यूसेलस डेवलप होता है और उसकी जो सेल्स होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी फिक्स कोई वर्क नहीं होता उनका, होमोजीनस होती है, सारी एक जैसी होती है, एंड मेरिस्टेमेटिक, एंड फाइनली दे बिकम पेरेनकाइमेटस। और स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक होती है यानी डिवीजन की पावर होती है और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स में। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो न्यूसेलस है उस न्यूसेलस की नेचर जो है वो कैसी होती है, न्यूसेलस किस नेचर का होता है, तो न्यूसेलस आपका जो है वो पेरेनकाइमेटस नेचर का होता है। दिस मास ऑफ सेल्स इज सराउंडेड बाई सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यानी इसके ऊपर भी आप लोगों को वही सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो है वो जनरली मिलने वाली है। आगे बात करें अपने, तो इसमें लिखा हुआ है कि एनी वन हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल्स कौन सी है, आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से जो मास था उस मास के अपर साइड में एपिडर्मिस थी, उसके जस्ट नीचे वाली जो सेल्स थी उनको आप लोग बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, यानी जो न्यूसेलस की सेल्स है उनमें। एनी वन हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस डिफ्रेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज, वो अपने पहले डिस्कशन कर लिया था कि इसमें से कोई एक सेल जो है वो साइज में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेल्स, यानी बड़ी हो जाएगी तो अदर सेल से तो अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियस होने की वजह से ये उनसे अलग है। इट इज़ कॉल्ड एज आर्चिस्पोरियल सेल, और इसी को आप लोग क्या बोल रहे हैं, आर्चिस्पोरियल सेल। और ये आर्चिस्पोरियल सेल जो है डिवाइड्स मिटोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल्स, यानी ये जो सिंगल सेल है वो पहले किसकी फॉर्मेशन करेगी, पैराइटल सेल्स की, एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली एक्ट्स एज मेगा, यानी यहाँ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो फर्दर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं करेगी, डायरेक्ट किसका काम करने वाली है, डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। जबकि प्राइमरी यानी मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस ड्यूरिंग ओव्यूल डेवलपमेंट, यानी ये जनरली इस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पैसी स्ट्रक्चर जो है वो अपने को डेवलप हो रही थी। तो ये आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बेटा अपने बात कर रहे हैं कि ये जो आपके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो था, उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में मैंने आप लोगों को डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो बता दिया था कि डाइकोट्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो किस टाइप से हो रहा था। पहले उसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हो रहा था, 2 सेल्स बन रही थी, एपिकल सेल और बेसल सेल। उसके बाद एपिकल सेल जो है, टर्मिनल सेल जो थी वो फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह से बिहेव कर रही थी और फर्दर डिवाइड होकर 4 सेल क्वाड्रेंट बना रही थी, फिर ऑक्टेंट की फॉर्मेशन कर रही थी और ऑक्टेंट फर्दर आप लोगों का राउंड शेप, हार्ट शेप में कन्वर्ट होता होता लास्ट में कोटलीडोनिक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा था। वाइल जो बेसल सेल्स थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर डिवीजन होकर 6 to 7 सेल लॉन्ग आपके सस्पेंसर की फॉर्मेशन कर रही थी। और सस्पेंसर जो था, उस सस्पेंसर में जो एपिकल सेल की तरफ वाली सेल थी उसको आप लोगों ने आपके हाइपोफाइशियल सेल नेम दिया था, जबकि जो दूसरी साइड माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल थी उसको आप लोगों ने हस्टोरियल सेल जो है वो नेम दिया था। ये आप लोगों ने डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब आपके मोनोकोट एम्ब्रियो का भी कुछ डिटेल जो है हो सकता है एनसीईआरटी में आप लोगों को मिल जाए, बट मॉड्यूल में दिया हुआ था तो मेरे को लगा कि इसको भी थोड़ा बताना चाहिए। तो ये क्या है कि इन द ग्रास फैमिली का मतलब वही मोनोकोट्स की बात कर रहे हैं। द कोटिडोन्स इज कॉल्ड स्कूटेलम, यानी शील्ड शेप्ड होता है ये, दैट इज सिचुएटेड टुवार्ड्स वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। देखो इसमें ये कह रहा है कि आप लोगों को मोनोकोट के अंदर, जैसे जिस टाइप से आप लोगों ने इसे डाइकोट में डिस्कशन किया था कि इसके अंदर कोटलीडोन्स की नंबर 2 थी और ये जो कोटलीडोन्स है इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के दोनों साइड में थे, जबकि ये कह रहा है मोनोकोट में जो आपका कोटलीडोन्स होता है वो इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के एक ही साइड में होता है। मान लें कि मैं इस टाइप से, जैसे डायग्राम यहाँ बना हुआ भी है,
इसमें देखें आप लोग, तो आप लोगों ने कहा कि सर इसके अंदर जैसे रेडिकल रीजन तो ये हो गया, इसका मतलब इसके अंदर प्लम्यूल रीजन जो है, प्लम्यूल रीजन जो है वो आपका ये प्लम्यूल रीजन हो जाएगा। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है देखा जाए तो ये वाली। इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के कोटलीडोन जो है वो एक ही साइड में है। देखो ये स्कूटेलम की फॉर्म में आप लोगों को कोटलीडोन जो है वो मिल रहा है। तो इसने ये लिखा है कोटलीडोन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम और दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के एक ही साइड में मिलता है। मोनोकोट सीड भी अपने डिस्कशन किए हुए हैं ऑलरेडी। एट इट्स lower end the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in a undifferentiated sheath called coleorhiza। यानी कह रहा है कि इसी के लोअर साइड में आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को रेडिकल पार्ट मिलेगा जो इसको रूट कैप और कोलियोराइजा से ढका हुआ मिलेगा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। देखो ये स्कूटेलम का अटैचमेंट एरिया, इससे ऊपर का एरिया जो है इसी को आप लोग क्या बोल रहे हैं, एपिकोटाइल जो है वो रीजन नेम देंगे। एपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडियल एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोपटाइल। यानी जो एपिकोटाइल रीजन है वो किससे कवर्ड है बेटा, ये आपके कोलियोपटाइल से कवर्ड है। यानी एपिकोटाइल पार्ट ये है जो शूट एपेक्स की फॉर्मेशन करने वाला है। तो कुल मिला के आप लोग देखो, आप कहोगे कि सर एपी ब्लास्ट लिखा हुआ है यहाँ, ये एपी ब्लास्ट है बट ये एपिकोटाइल रीजन ये है। तो हाइपोकोटाइल रूट से रिलेटेड, एपिकोटाइल स्टेम से रिलेटेड है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को मोनोकोट एम्ब्रियो की भी याद रखनी है। मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर है बेटा ये। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बेटा मॉड्यूल को रीड करोगे आप लोग तो वैसे तो आरबीएससी ने जो सिलेबस में था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1 जो था उसको रिमूव कर दिया, बट फिर भी आपके मॉड्यूल में भी ये टॉपिक दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत अपने इसका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वैसे तो 11th का पॉइंट है ये, फिर भी इसने यहाँ दे दिया रिप्रोडक्शन वाले में। तो एक बार इसको रीड करके देख लेते हैं। इसने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिखा है या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स जो है उनमें लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म के अंदर रूट है, स्टेम है या लीफ जो है वो एज ए वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स काम कर सकती है। और इसने ये लिखा है कि जनरली मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक तो है नेचुरल और एक दूसरे है आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से हैं, बाई रूट्स, यानी कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स को आप कट करके लगाएं तो रूट से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। जिसने एक तो लिखा हुआ है स्वीट पोटैटो का, दूसरा इसने लिखा है एस्पेरेगस का, डहेलिया का, और मैं यूँ बोलूँ कि डलबर्जिया शिशु जो होता है, शीशम जो होती है ना, उसके अंदर भी ऐसा होता है। और अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे राइजोम है, जिंजर टर्मरिक, कॉर्म किसका है, कोलोकेशिया, एमोर्फोफिलस, और जमीकन जिसको बोलते हैं एलोकेशिया। बल्ब की बात करें तो ऑनियन और गार्लिक, और ट्यूबर की बात करें तो पोटैटो। इनके थ्रू पोटैटो के अंदर अभी आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर बर्ड्स डेवलप होती है, वो स्टेम है। पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम का भी इसने लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड स्टेम कौन से हैं और जिसके थ्रू प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसने सब एरियल स्टेम का दे रखा है। सब एरियल स्टेम की बात करें आप लोग तो सब एरियल में इसने जैसे रनर का एग्जाम्पल, साइनोडोन जो दूब घास होती है उसकी बात, ऑक्जेलिस की बात कर लें, स्टोलन की बात करें, फ्रेगरिया जिसको वाइल्ड स्वीट स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, इसके अलावा ऑफसेट जो पिस्टिया है, आइकोर्निया है। इसके अलावा शक्कर की बात कर लें तो मिंट और क्राइजेंथिमम जो है वो इसके मिंट आपके शक्कर के एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रनर में कॉटलीडोन्स दूब घास जो है वो मान लो ग्राउंड जो है वो रनिंग में काम आता है, तो आप लोग याद रखना दूब घास होती है उसके अंदर। उसके अलावा स्टोलन वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट जो है वो आइकोर्निया का याद रखना, पिस्टिया आइकोर्निया दोनों उनको याद रखना, बट आइकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल के नेम से आप लोग जानते हैं। और शक्कर के अंदर फिर पुदीना जो है, मिंट जो है, क्राइजेंथियम जो है उनको कंसिडर करते हैं। एरियल स्टेम में जैसे ओपेंशिया के अंदर जो नागफनी होती है उसका यदि आप जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस ओपेंशिया के अंदर आप लोगों ने एक देखा होगा, कैक्टस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इस लीफ लाइक पार्ट को आप अलग करके लगाते हैं। तो ये रियल में लीफ नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, लीफी स्टेम है ये। तो इस स्टेम को लगाते हैं तो ये एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा लीव्स के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है आपके ब्रायोफिलम का।
फिर इसने दे रखा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कराओगे, बाय कटिंग। यानी कह रहा है कि कुछ पार्ट आप कट करें प्लांट का, जिन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, उसको इंडोल एसिटिक एसिड या नेफ्थलिक एसिटिक एसिड में डिप करें और उसको लगा देंगे, तो उसमें रूटिंग शूटिंग की प्रोसेस जो हो जाएगी। ए कटिंग इज सेपरेटेड पोर्शन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ विच इज यूज टू प्रोपागेशन। समटाइम द स्टेम कटिंग आर ट्रीटेड विद रूटिंग हार्मोन जैसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेजेस रूट। जैसे इसने बेस्ट एग्जांपल दिया है शुगर कैन का और रोज का। आप लोगों को पता है गुलाब के अंदर आप टहनी कट करके लगाते हैं, वही कटिंग का काम कर रही है और वही डेवलप होकर प्लांट बना लेती है। इसी टाइप से ग्राफ्टिंग आप लोगों को दिख रहा होगा ये कि मान लो कोई प्लांट है, गया प्लांट का कोई पार्ट है, जैसे लीफ ब्रांच थी, उस ब्रांच को इस टाइप से आपने कट किया और इसके अंदर आपको कोई दूसरे प्लांट का कोई ऐसा ही सेक्शन लगाना है, तो उस सेक्शन को आप लोग लाए, बीच में फिट किया और उसको ऐसे बांध दिया। तो ये कंडीशन में जो है यहाँ से जो ब्रांच डेवलप होगी, जो आपने सेक्शन लगाया है उसका डेवलपमेंट होगा, तो वो आप लोगों को यूँ बोल सकते हैं कि ग्राफ्टिंग मेथड है। ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैविंग वेस्कुलर कैम्बियम। यानी खास बात क्या है कि उसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होनी चाहिए, रिंग की फॉर्म के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है अपने को मिलने चाहिए। द रूट्स सराउंडेड रूट्स supported portion of one plant is called as stalk। यानी आप लोगों ने कहा कि इस टाइप से मान लें कि सर ये कोई प्लांट था, ये रूट से लगा हुआ, इसके ऊपर मान लें कि छोटे बेर लगते थे, जो आप लोगों ने अभी मार्केट में चल रहे होंगे रेड कलर के, वो बेर लगते थे। आपको लगा कि नहीं सर इस पे बड़े वाले लगने चाहिए, तो अपने क्या किया कि इसकी इस ब्रांच को कट किया और इस ब्रांच के अंदर वेज शेप का, यानी इस टाइप का आप लोगों ने कट जो है वो डाल दिया। ये इसकी ब्रांच थी और इस कट के अंदर मान लो बड़े साइज के बेर वाले जो प्लांट था, उस प्लांट का भी वही इसी टाइप की कोई ब्रांच ली जिसके ऊपर बड़े बेर लगते थे, उस ब्रांच को भी आप लोगों ने इस टाइप से करके और इसके अंदर फिट कर दिया और ये ब्रांच इसके ऊपर, फिर इसको कवर कर दिया। और कवर मतलब नॉर्मल बोरी वगैरह से उसको कवर कर देते हैं वेट रखने के लिए, गीला रखने के लिए, और उस ऊपर से बांध देते हैं और उसके ऊपर ड्रिप सिस्टम से थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर डालते रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद में इसकी, क्योंकि ये रूट वाला एरिया था जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं, इसको तो स्टॉक प्लांट बोलेंगे, और इसके ऊपर ये जो है वो पार्ट कौन सा है, ग्राफ्ट प्लांट है, ग्राफ्ट। तो ये ग्रो कर जाएगा और इसके ऊपर ये यानी जो टहनी थी वो बड़े वाले साइज के बेरों वाली थी, तो उसके ऊपर बड़े साइज के बेर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इस मेथड को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये डायग्राम इसने दे रखा है। अनदर प्लांट जिसको यूज करते हैं उसको सेक्शन बोलते हैं, ग्राफ्ट बोलते हैं। जनरली द रूट स्टॉक बिलोंग टू वाइल्ड वेराइटी, यानी जो रूट स्टॉक है वो तो वाइल्ड वेराइटी है प्लांट की, विच इज रेजिस्टेंट टू डिजीज, यानी डिजीज पेस्ट इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। द सेक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट प्रोसेसिंग बेटर करेक्टर, यानी इसके अंदर बेटर करेक्टर था, उनको आप ऐसे लगा सकते हैं। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें बेटा। इसके बाद इसने कुछ सीड्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे डाइकोट सीड का, साइसर का सीड इसने दे रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो इसको हाइलम बोलते हैं, यानी ये रियल में माइक्रोपाइल था और माइक्रोपाइल के पास में हाइलम था और ये सीड कोट थे, और इसके अंदर आप लोगों को 1 और 2 कोटलीडोन्स मिलेंगे। जैसे इसने कहा कि यदि जर्मिनेट होगा तो इस टाइप से 2 कोटलीडोन्स, इसमें ये रेडिकल और ये प्लम्यूल पार्ट जो अपने को मिलेगा। इसी टाइप से इसने यहाँ दे रखा है आपके मोनोकोट सीड को, मोनोकोट के अंदर मेज सीड इसने दे रखा है। मेज सीड के अंदर आप लोगों ने कहा था एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो है वो लेटरल पोजीशन पे होती है, और इसके अलावा इसमें कोटलीडोन जो है वो स्कूटेलम की फॉर्म में ये कोटलीडोन जो आपको मिलने वाला है। तो इसमें पेरिकार्प एंडोस्पर्म फिलअप होता है, क्योंकि ये तो कोटलीडोन्स है और ये एंडोस्पर्म है। तो आप लोगों को ये पता था कि जो मोनोकोट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जबकि जो डाइकोट होता है उनके अंदर एंडोस्पर्म अपने को नहीं मिलता। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बेटा अपने बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड का, जो आपके दिया हुआ है टॉपिक, 2 पॉइंट है छोटे छोटे, उनको देखें एक बार। जर्मिनेशन ऑफ सीड में एक तो इसने दे रखा है एपीजियल जर्मिनेशन और एक दे रखा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। डायग्राम से देखें पहले आप लोग, देखो ये सोयल की लेयर है, मान लो इस टाइप से ये सोयल है, आप लोगों ने किसी सीड को ऐसे अंदर डाल दिया जमीन में। अब ये जो जैसे ही आपने डाला इसके अंदर रेडिकल डेवलप होगा, और रेडिकल या कोटलीडोन्स की प्रेशर की वजह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो सीड का पोर्शन था, ये सीड का पोर्शन कुछ टाइम बाद में ऐसे जमीन से ऊपर भी दिखता है, और इसी सीड के पोर्शन के कोट टूटने की वजह से ये कोटलीडोन्स जो है वो लीफ की फॉर्म में आप लोगों को दिखने लग जाता है, और इन्हीं को बोलते हैं लीफी कोटलीडोन्स। लीफी
कोटिलीडोन्स। क्लियर है? यानी आप लोग बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन के टाइम में कोटलीडोन सोइल से बाहर आ गए तो इसको बोलते हैं एपीजियल, और यदि जर्मिनेशन के टाइम में कोटलीडोन बाहर नहीं आते, अंडरग्राउंड ही रहते, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल। तो देखो दूसरे वाले डायग्राम में हाइपोजियल दे रखा है, ये रेडिकल पोर्शन था, प्लम्यूल पोर्शन था, इसके अंदर ये कोटलीडोन्स देखो अंदर ही रह रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। तो समझ में आ गई होगी कि हाइपोजियल मतलब जमीन के नीचे और एपीजियल मतलब जमीन के ऊपर। एक इसने लिखा हुआ है वीवी पेरस जर्मिनेशन। वीवी पेरस जर्मिनेशन में ये कह रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे मडी प्लांट है, जैसे राइजोफोरा है, इसके अलावा एविसीनिया है, सोनेरेटिया है, सोनेरिया है। इन प्लांट्स के अंदर जो जर्मिनेशन है वो जैसे ही सीड बना, सीड बनते ही जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस विद इन फ्रूट, और इसी को आप बोलते हैं वीवी पेरस जर्मिनेशन। सीड फ्रूट के अंदर ही यदि सीड का जर्मिनेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं वीवी पेरस जर्मिनेशन, या फिर इन सिटू जर्मिनेशन भी इसको नेम देते हैं। तो आज की क्लास जो स्पेशल थे, कुछ स्पेशल पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आज अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। कल या जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी उस क्लास के अंदर अपना डिस्कशन करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल है आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो अपने पास मॉड्यूल है, नोट्स जो है उनको एक बार रीड करें, अच्छी तरह से रीड करें। और आप लोगों ने जो इकोनॉमिक बॉटनी का पोर्शन था उसको भी आई थिंक लर्न कर लिया होगा। तो उसका टेस्ट भी मैं जल्दी ही, आपका थ्योरेटिकल टेस्ट 1-2 दिन में ही डालने वाला हूँ, नहीं किया है तो आप उसको प्रिपेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।